सुनो, ये ना हमको ऐसा लगा था कि पेपर हम इसका करवा दिए हैं तीनों, बट जैसे मान लो डाउट है किसी को कि पेपर शायद एक दो मॉडल पेपर लास्ट का नहीं हुआ है, तो हम वो क्या कर रहे हैं, हाँ सुन लेना एक बार, ये मॉडल पेपर 3 जो है वो एक बार कर ले रहे हैं, बात समझे। अगर कोई एब्सेंट हुआ हो या किसी का हुआ हो, किसी का छूटा हो, तो एक बार सबका रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम का समय है, तुम लोग पढ़ाई किए ही हो, तो बहुत सारा आंसर तो दे ही पाओगे, जहां पर नहीं दे पाओगे वहां पर क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, सुने। और कैलकुलेशन वाली बात है तो वो हम लोग फिर से पहले भी किए हैं, फिर से अभी दिखा देंगे। पहले जब कोई चीज किया जाता है तो उसमें जनरली क्या होता है, स्टूडेंट का एफर्ट कम होता है, लेकिन एग्जाम के समय स्टूडेंट का एफर्ट भी बराबर होता है, जितना टीचर एफर्ट देगा उतना स्टूडेंट भी देगा, है ना। ओके, फोन साइलेंट कर लीजिएगा भाई, बीच में किसी का फोन डिस्टर्ब ना कर दे, है ना। पढ़ते हैं एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर 1 मिला सभी को ना। रेट ऑफ वेजेज पर आवर इज ₹80। 1 घंटे का रेट दिया हुआ है। टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 15 मिनट्स। 1 यूनिट बनाने में हम लोगों को लगता है 15 मिनट, है ना। इफ अ वर्कर प्रोड्यूस 40 यूनिट्स अ डे, एक दिन में 40 यूनिट्स बनाया, अब बोल रहा है क्या कि हिज टोटल वेजेज अंडर स्टेट पीस रेट विल बी। पीस रेट के हिसाब से उसका वेजेज क्या होगा, है ना। आंसर अगर बताओगे तो तुमको प्रोसेस भी बताना पड़ेगा। बोलो कौन बोलेगा, हम लोग नहीं, प्रोसेस बताइए। देखिए हाँ, 1 आवर में कितना बनाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 15, है ना। 60 मिनट का 1 घंटा है और 1 यूनिट बनाने में लगता है 15 मिनट, तो डिवाइड करने से आएगा कि 1 घंटा में बनेगा 4 यूनिट्स, ठीक। और टोटल वो बनाया है कितना, 40 यूनिट, तो टोटल टाइम या टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 40 यूनिट वो बनाया है और 1 घंटा में बनता है 4 यूनिट, तो कितना घंटा वो काम किया होगा, 10 घंटा। 40 यूनिट बनाया है और 1 घंटे में बनता है 4 यूनिट, तो टाइम उसका कितना लगा होगा, टाइम टेकन या टोटल टाइम 10 घंटा। अब हम लोग को निकालना है उसका वेजेज, तो 10 घंटे का रेट सम्स में दिया हुआ है कितना, 80 रुपया करके दिखा, 80 रुपीज, कितना आ गया, 800। एक सिंपल सा बात ध्यान में रखिएगा, जैसे कोई चीज आर्ट्स में दिया है, आ जाओ भाई आ जाओ, ओके बैठ जाओ। कोई चीज अगर आर्ट्स में दिया है, जैसे हम लोग का रेट पर आवर दिया था, तो हमको अपना काम करने का तरीका भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर रेट यूनिट में दिया रहेगा तो हम लोगों को अगर चीजें आवर्स में दी हुई है तो उसको यूनिट में कन्वर्ट करके लेना होगा, बात समझे। जैसे यहाँ दिया हुआ था हम लोग का 80 रुपया जो दिया है वो क्या दिया है, 80 रुपया पर घंटे का, तो हमको निकालना पड़ेगा कितना घंटा हमने काम किया, ठीक है। तो 800 आएगा, सही आंसर है पॉइंट नंबर ए। बी नंबर देखो, सॉरी बी बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। रिलैक्स हो जा, 2-3 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, एंट्री एंड एग्जिट टाइम ऑफ द वर्कर्स टू एंड फ्रॉम द फैक्ट्री इज नोन एज। फैक्ट्री में जाने का और फैक्ट्री से निकलने का जो टाइम होता है, एंट्री एंड एग्जिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन था, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्या बोले तुम लोग, टाइम कीपिंग सही है। तो जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो तो पढ़ के रखना पड़ेगा, और बहुत सारा क्वेश्चन तो रिपीट होते हुए मिलने लगता है अगर तुम 5, 6, 7 मॉडल पेपर अच्छे से किए हो तो। टाइम लॉस टू रीच फ्रॉम फैक्ट्री गेट टू इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ऑफ द वर्क इज कॉल्ड, सही है।
फैक्ट्री गेट से हम लोग डिपार्टमेंट तक पहुंच रहे हैं, तो वो आइडल टाइम है और वो किस कैटेगरी में आता है? नॉर्मल आइडल टाइम में। फिर एक क्वेश्चन आ गया कैलकुलेशन वाला, टाइम एज पर टाइम कीपिंग इज 48 आवर्स, टाइम एज पर टाइम बुकिंग इज 45 आवर्स। तो 3 घंटे का डिफरेंस है, इस 3 घंटे को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडल टाइम। इफ आर्ली वेजेज रेट इज ₹40, देन वेजेज पेएबल फॉर आइडल टाइम विल बी। इसमें तो डायरेक्ट 3 घंटा निकल गया और 1 घंटे का रेट दिया ही है 40 रुपया, तो 40 इंटू 3 करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा क्या? 120। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग इज इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर। बी में दिया डिटर्मिनेशन ऑफ आइडल टाइम, सी है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम और डी है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज होगा, सभी ये ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट 6 नंबर बोल रहा है टाइम अलाउड टू डू अ जॉब इज 100 आवर्स। टाइम अलाउड है 100 घंटे का। इफ द जॉब इज कंप्लीटेड बाय द वर्कर इज 80 आवर्स। कंप्लीट किया 80 घंटे में, देन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर इज। देखो भाई, 1-2 लोगों को एफिशिएंसी में बार बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, कोई बात नहीं है, जितना बार कंफ्यूजन होगा उतना बार बताया जाएगा। अगर सही मायने में सोचो, हम लोग 10 पेपर अगर देखे होंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमको लगता है उसमें से 6 बार आया होगा, समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर भी लिख के दिखाएंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो, टाइम अलाउड है 100 घंटे का और टाइम कंप्लीट किया है 80 घंटे में, तो उसका एफिशिएंसी पूछ रहा है ना। बोलो कौन बताएगा? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड टाइम को ये हम लोग टाइम अलाउड बोलते हैं, बाई एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम को हम लोग टाइम टेकन भी बोलते हैं, बात समझे? कभी हम यहाँ पर एक्चुअल टाइम के जगह टाइम टेकन लिख दिए तो कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम के जगह पर टाइम अलाउड लिख दिए तो भी सेम चीज है, इंटू 100। स्टैंडर्ड कितना है बोलो? 100 और एक्चुअल कितना है? 80 इंटू 100 कितना होगा? 125%। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डे ऑफ 8 आवर्स स्टैंडर्ड आउटपुट इज 60 यूनिट्स। 8 घंटे में 60 यूनिट बनता है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ in the same time actual output of a worker is 75 units, what is the level of efficiency of the worker? इसमें भी एफिशिएंसी पूछा है, बट एक बार इधर देखो हमारी तरफ। एफिशिएंसी निकालने का 2 फॉर्मूला है। अगर तुम्हारा इंफॉर्मेशन आवर्स में है तो अलग है, अगर तुम्हारा इंफॉर्मेशन यूनिट्स में है तो फॉर्मूला अलग है, यूनिट के हिसाब से होगा। इस सम्स में देखो यूनिट का इंफॉर्मेशन दिया है कि 8 घंटे में हम लोग का स्टैंडर्ड आउटपुट है 60 यूनिट, लेकिन उसी टाइम में एक्चुअल आउटपुट वर्कर किया है कितना? 75 यूनिट्स। तो एफिशिएंसी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। इसमें एफिशिएंसी के लिए क्या लेंगे फॉर्मूला बोलो? हाँ, जब यूनिट में रहता है तब लिया जाता है एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या स्टैंडर्ड यूनिट इनटू 100। एक्चुअल कितना है? 75। स्टैंडर्ड कितना था? 60 इंटू 100 कितना आएगा? 15 से अगर कैंसिल कर दे तो 5, 4, 25 इंटू 5 125 आ रहा है ना? 125% है ऑप्शन डी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो
ओ बाबा, इसमें तो बैक टू बैक खाली एफिशिएंसी पूछ दिया है इस पेपर में। नहीं, आज ये एफिशिएंसी तुम्हारा क्लियर ही हो जाएगा, देख ले। सही बात है। 8 नंबर में फिर पूछा स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 8 आवर्स एंड ही कंप्लीट द जॉब इन 10 आवर्स, द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। इसमें एफिशिएंसी कम होगा क्योंकि 8 घंटा दिया गया था और 10 घंटे में कंप्लीट किया है। तुम अगर ज्यादा समय लेते हो तो इसका मतलब तुम्हारा काम करने का एफिशिएंसी कम है। निकाल के देख लीजिए, 8 नंबर है ना, 8 फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ये है ना। बोलो इंफॉर्मेशन क्या दिया है, स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। स्टैंडर्ड टाइम कितना है 8, एक्चुअल लिया 10 इंटू 100, 1 0 काट दिए, 8 इंटू 10 कितना आ गया 80%। ठीक है। 9 नंबर है, हाउ मेनी मेथड आर इन द टाइम कीपिंग, 2 मेथड्स। ठीक है, सही है जवाब। वेजेस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय, वेजेस शीट कौन बनाएगा, पेरोल डिपार्टमेंट। जिनको पेमेंट करना है वही सारा हिसाब किताब बनाता है कि किसका क्या काम हुआ है और कितना दिन आया गया है। 11 नंबर बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान्स ऑफ वेजेज पेमेंट वेजेज ऑन द टाइम बेसिस आर नॉट गारंटीड। किसमें, टेलर्स में। टेलर में गारंटी नहीं होता, एफिशिएंसी के हिसाब से होता है। जो ज्यादा एफिशिएंट वर्कर है उसको ज्यादा पेमेंट मिलेगा अगर टेलर मेथड अप्लाई हो रहा है तो, और जो कम एफिशिएंट वर्कर है उनको कम पेमेंट मिलता है। बात समझे। और क्वेश्चन में हमारा 11 नंबर में पूछा है कि इसमें से कौन से प्लान में वेजेज ऑन द टाइम बेसिस आर नॉट गारंटीड, टाइम के हिसाब से गारंटीड नहीं रहता। किसमें, टेलर्स, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 12, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर हायर रेट टू एफिशिएंट वर्कर। वो जो अभी मैं क्वेश्चन बता रहा था ना, सेम वही पूछा है। टेलर मेथड में ही एफिशिएंट वर्कर को ज्यादा मिलता है, जो कम एफिशिएंट है उसको कम मिलेगा। नेक्स्ट पेज में आओगे, क्वेश्चन नंबर 13, द कॉस्ट ऑफ लेबर इंक्लूड्स वेजेज, बेनिफिट्स एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस। ये जो बात है वो ट्रू है, फॉल्स है। ट्रू ओनली फॉर परमानेंट एम्प्लॉइज, फॉल्स फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। किसी भी वर्कर का वेजेज के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती है जो ऊपर के लाइन में दिया है। क्या क्या चीज इंक्लूड बोला है, उसको नॉर्मल वेज मिलता है, प्लस अदर बेनिफिट मिलता है, प्लस सोशल सिक्योरिटी भी मिलता है। समझे, ट्रू है ये। 14 देखना, अंडर मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर और मेरिट का ही ज्यादा ध्यान देना है, बात समझे। डिफरेंशियल में अंडर मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम देयर आर 3 वेजेज कैटेगरी बेस्ड ऑन वर्कर परफॉर्मेंस। फर्स्ट है बिलो 83% ऑफ आउटपुट, लो वेज रेट। सेकेंड है 83% टू 100% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट, मीडियम वेज रेट। और थर्ड है अबव 100% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट, हायर वेज रेट। अब ये लाइन आपसे पूछा है कि ट्रू है या फॉल्स है, या ट्रू ओनली फॉर एक्सपीरियंस्ड वर्कर, या फॉल्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ट्रू है। अच्छा, ट्रू है, फॉल्स है। ध्यान से देखो और 10 सेकंड समय लेके सोचो। आंसर देख के बता रहे हो। 120% होगा ना वो, और 100%। वो तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं बोला है, वो बोला है कि लो, मीडियम, हायर। सुनो, इसका सिस्टम क्या था,
कि 83% से कम होने पर उसको नॉर्मल मिलेगा, 83% से 100 होने पर 100%, 110%, हाँ, और 100% से ज्यादा कोई एफिशिएंट है तो 120% है ना। तो मिल रहा है कितना नॉर्मल, 110%, 120%। और इसमें क्या ऑप्शन दिया है, लो, मीडियम, हायर। सही है, ट्रू होगा। सुनो सुनो, मैं क्या सोच रहा था, सुनना, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाता, अगर ये बोला जाता कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ना कि 83% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट, ये लाइन देने के बाद अगर डैश करके लिख दिया जाता कि बिलो स्टैंडर्ड रेट, अगर ये लाइन लिख दिया जाता तब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता, क्योंकि उसका सिस्टम क्या है कि 83% तक अगर तुम काम किए या उससे कम भी तो तुमको नॉर्मल प्राइस तो मिलेगा ही, जो नॉर्मल वेजेस रेट है, बात समझे। और अगर हम उस हिसाब से देखें तो नॉर्मल मिल रहा है 110% मिल रहा है, 120% मिल रहा है, तो लो है, मीडियम है, हाई है। सही है लाइन, तो इसका ऑप्शन ट्रू होगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा एक चेंज किया जाता, बस लो वेजेज रेट के जगह लिख दिया जाता वेजेज रेट बिलो स्टैंडर्ड, माने जितना बोला गया है उससे कम मिलेगा, तब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता। अभी सही है, वो रेट याद रखना, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, टाइम डैश इज नेसेसरी फॉर पेरोल, टाइम कीपिंग, नॉर्मल आइडल टाइम वेजेज आर चार्ज टू, फैक्ट्री ओवरहेड होगा, ऑप्शन सी। मैच द कॉलम, कॉलम ए में है आइडल टाइम, कॉलम बी का देखो किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट जो है वो सी से मैच कर रहा है, अनप्रोडक्टिव आवर्स ऑफ वर्क। 2 है नॉर्मल आइडल टाइम, प्रोडक्शन के समय नॉर्मल आइडल टाइम होता ही है, समझे। ठीक है, फर्स्ट वाला मैच किया सी से ना, और सेकंड वाला है ए से। थर्ड है एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम है ड्यू टू पावर फेलियर, मशीन ब्रेकडाउन, तो 3 का जो है वो मैच कर रहा है बी से। और नंबर 4 है टाइम बुकिंग, तो एक ही बचा है डी, रिकॉर्डिंग आवर्स वर्कड ऑन स्पेसिफाइड टास्क। अब नीचे ऑप्शन में देख लीजिए, 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का डी, ऑप्शन ए में है ना। अच्छा एक बात और है ध्यान में रखना, अच्छा मैं सेकंड वाले में वो बात बताता हूँ। 17 का ए मैच किए, 18 नंबर देखो, मैच द कॉलम, कॉलम ए में है स्टेट पीस वेजेस सिस्टम, ये तो तुमको सिंपली समझ आ जाएगा, बहुत बार चर्चा में आया है ना। स्टेट पीस वेज सिस्टम कौन सा ऑप्शन होगा, एम्प्लॉइज आर पेड पर यूनिट प्रोड्यूस, ऑप्शन बी, 1 का बी। ये मैं कल बता रहा था, एक बार इधर देखो, जैसे अगर मान लो फर्स्ट वाला लाइन ही कुछ ऐसा दे दे अटपटा सा, जो जैसे तुम्हारा ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, बात समझे, तो बस उसी को देखकर मिलाने मत लगना, डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन मतलब बी वाले में आ जाना, बात समझे। क्योंकि अगर बी और सी और डी भी मिला लिए काम हो गया, और कभी कभी क्या होता है बी मिला लिए सी मिला लिए, 2 मिल गया ना, तो फिर माइंड को याद आ जाता है कि कौन फिर किसके साथ ए और डी रिलेटेड था, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट पॉइंट पढ़े वहीं पर अटक गए, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पढ़े, अगर उसमें लग रहा है कि ये ज्यादा दिमाग में आया हुआ नहीं है तो डायरेक्ट बी सी डी देखना चालू करना, बात समझे। इसमें तो ठीक है, स्टेट पीस वेजेस सिस्टम बी होगा, एम्प्लॉइज आर पेड पर यूनिट प्रोड्यूस। सेकेंड है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट,
हाँ, टेलर के अंदर सिस्टम है हाई वेजेस फॉर हाई आउटपुट, लो वेजेस फॉर लो आउटपुट, 2 का ए होगा। 3 में मेरिक वेज सिस्टम, हाँ मेरिक के अंदर 3 स्टेप होता है ना, 83 वाला, 83 से 100 और 100 के ऊपर, तो इसका ऑप्शन सी मैच कर रहा है, 3 डिफरेंट वेज रेट बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। और 4 नंबर है टाइम रेट वेज सिस्टम, पेमेंट बेस्ड ऑन आवर्स वर्क नॉट आउटपुट। टाइम रेट में हम लोग आउटपुट को कंसीडर नहीं करते, जितना घंटा काम हुआ है उसके हिसाब से पेमेंट देते हैं। 4 का डी, 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी, ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। नेक्स्ट आ गया एक असर्शन और रीजन वाला, पढ़ो, कोई पढ़ेगा? पढ़ो प्राची। 19 नंबर, एक बार पढ़िए थोड़ा। Assertion. Piece-based system is suitable for job where output can be easily measured. ये लाइन क्या है? सही है, जहां आउटपुट तुम इजिली निकाल सकते हो वहीं पीस रेट सिस्टम अप्लाई किया जाएगा, ट्रू है स्टेटमेंट। Reason. In this system, workers are paid based on the number of units they produce. पीस रेट में वेजेज हम लोग यूनिट से ही पे करते हैं, तो सही है। assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion, option A। 20 में क्या बोला है? Assertion. A good time-keeping system should be complex and detailed. ना, ये लाइन सही नहीं है। गुड टाइम कीपिंग सिस्टम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, और इसमें तो 2 मेथड है ना, पुराना मेथड है, नया मेथड है कि नहीं? तो नया मेथड तो और सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, तो ये लाइन फॉल्स है। Reason. Simplicity and accuracy are important features of an effective time-keeping system. ये सही है लाइन, तो फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है, ऑप्शन डी होगा। assertion is false but reason is true। 21. This section of अब यहाँ से टैक्स का स्टार्ट होगा, ठीक है? अब थोड़े सेक्शन की बातें आएंगी, कौन कितना याद रखा है देखा जाए, पढ़िए। Which section of the Income Tax Act 1961 deal with the meaning of term transfer of capital assets? हाँ, deals with the meaning of the term transfer of capital assets, section 2 subsection 47, डी ऑप्शन होगा। फिर Mr. Parth purchased 100 share of Y LED on 1/1/24 which was sold on 31st December 2024. Profit from sale of share as per Income Tax Act 1961 will be 12 महीने के अंदर बेच दिया, शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है? ऐसे आपको लाइन का रीजन बता के आंसर देने होंगे, सुने? क्योंकि जैसे रीजन आपको याद है, एक्सप्लेनेशन आपको याद है, तभी तो क्वेश्चन को थोड़ा बदलेगा, तब तुम्हारा दिमाग चलेगा, समझे मेरी बात? फिर 23. Bhanu Pratap purchased a land in Kolkata on 16 April 2021. The land will be treated as short-term capital asset if it is sold in which of the following date? 16 अप्रैल 21 को खरीदा है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सबसे पहले वाला डेट कौन सा है? ऑप्शन ए के हिसाब से नहीं बोलना है, डेट के हिसाब से पूछे हैं, पहला वाला ही, समझ रहे हो? अगर मान लो उसको शॉर्ट टर्म करना है तो ज्यादा चांसेस है कि जो पहला वाला डेट आएगा ना सबसे पहले, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे नहीं सोचना है, ये सब तो ऐसे ट्रिक होता है कि ऐसे सोच लेना, ऐसे सोच लेना, बात समझे? रियलिटी क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट और मीनिंग याद रखना होगा। ये सब तो ऐसे, जो पहले वाला डेट होगा इसका मतलब उसी में शॉर्ट टर्म होगा, बाकी का डेट में तो बढ़ जाएगा टाइम, और टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फिर लॉन्ग टर्म हो जाएगा, समझ रहे हो? लैंड बेचा है ना, तो अगर वो 16 अप्रैल 21 को खरीदा है और 1 अप्रैल 24 को बेच रहा है, तो तुम देखो 3 साल क्रॉस नहीं हो रहा है, मतलब 36 महीने के अंदर बेच दे रहा है। तो 36 महीने के अंदर अगर बेचेगा तभी शॉर्ट टर्म होगा,
और पूछा भी वही है कि शॉर्ट टर्म किस में होगा, तो हमारा 1 अप्रैल 2024 ही करेक्ट आंसर होगा। फिर 24. Mohit is a trader who is involved in the purchase of sale of jewelry. He purchased jewelry worth 1 lakh on 4 April 2024 and sold those jewelry in 31st December 2024 at rupees 1,50,000. The resultant gain is taxable as. रीजन भी बताना होगा। बोलो कामिनी, रीजन क्या है? हाँ, जैसे ज्वेलरी बेचा है तो हम लोग डेट देखने लगते हैं ज्यादातर कि किस डेट में खरीदा, किस डेट में बेचा, फिर टाइम पीरियड देखते हैं, फिर उस हिसाब से बोलते हैं कि ये शॉर्ट टर्म होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा। बात समझे? लेकिन यहाँ वर्ड ये मेंशन किया है कि वो एक ट्रेडर है, तो अगर वो एक ट्रेडर है तो उसका ये इनकम कैपिटल गेन में कंसीडर नहीं होगा, और जब कैपिटल गेन में कंसीडर ही नहीं होगा तो ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में, और वो ऑप्शन है नहीं, इसलिए हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। बात समझे? अच्छा, हम उम्मीद नहीं किए थे कि वो रीजन बताएगी, बताएगी। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ो। 25. Which of the following asset will be treated as long-term capital asset if the asset is sold after 41 months from the date of purchase? अच्छा, 41 मंथ्स दे दिया तब तो सभी में होगा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। हमारा तो मैक्सिमम क्राइटेरिया 36 महीने का है ना, 36 महीना ऊपर होते ही हो जाता, मैक्सिमम क्राइटेरिया है, समझ रहे हो? अब वो भी नहीं दे के दिया, 41 मंथ्स के बाद बेचा है, तब तो मैक्सिमम क्राइटेरिया से भी ऊपर चला गया, तो सभी जो भी एसेट होगा सभी लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, समझे? फिर 26. Which of the following asset is not a capital asset under the Income Tax Act 1961? हाँ, Stock in trade of business. स्टॉक इन ट्रेड, ये तो कैपिटल गेन का फर्स्ट लाइन ही है कि कुछ जो एक्सेप्शन में आते हैं उसमें फर्स्ट एक्सेप्शन ही है स्टॉक इन ट्रेड। 27 देखो, इफ एनी लॉस अराइजेज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट देन अंडर विच हेड विल इट बी असेस्ड। हाँ, अगर लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, कुछ भी हुआ हो, किसके अंदर जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट अगर बेचे तो वो कैपिटल गेन में ही जाएगा, चाहे वो लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। क्या ऑप्शन दिए इसमें? बी। 28 में बोल रहा है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII is used to calculate the index cost of acquisition for short term capital asset, है ना? ये तो हम लोग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में ऐसा ही दे दे तो ज्यादा सही है। अगर वो दे दिया कि 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन दे दिया, A is true, B is false, both are true, both are false, तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? 29. The cost of improvement of a capital asset is considered for computing capital gain if it was incurred after. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम लोग तभी कंसिडर करते हैं जब ये 1 अप्रैल 2001 के बाद का होता है। याद है ना ये लाइन? फर्स्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। और एग्जाम में 2010 मार्क तो थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक। अभी एक बात समझो, यही इसी पॉइंट पे तुम एक बात समझो, एक्चुअल में तुम कितना ज्यादा पढ़े हो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कितना बार किस चीज को रिपीट किए हो ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या, अगर सपोज करो तुम 20 पेपर सॉल्व कर लिए और फिर उसके बाद सोच रहे हो कि ये सब तो कर लिया, 21वां करेंगे, 22वां करेंगे, 25वां करेंगे, तो होगा क्या पता है? तुम पढ़ तो बहुत कुछ ले रहे हो, पेपर जब देखोगे तुमको लगेगा भी कि ये चीज मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसका ऑप्शन एक्चुअल में कौन सा होगा, तुम्हारा माइंड कंफ्यूज रहेगा वहां पर।
लेकिन जैसे आप 10 पेपर पढ़े हो और उसको तुम 3 बार रिपीट किए हो, 3 टाइम्स रिवीजन किए हो, तो वो सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। वो अगर तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारा मन उस क्वेश्चन को लेकर और उसके ऑप्शन को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेगा, वो एकदम करेक्ट जाएगा। बात समझे? रिवीजन बहुत जरूरी होता है, इसलिए ये सब पुरानी बातें हैं, छोड़ो। अभी एग्जाम के समय तो ध्यान देना होगा कि करना क्या है, नहीं तो तुम बोलोगे ये सब मोटिवेशन हम भी बहुत जानते हैं, हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। चलो 30 नंबर पढ़ो, असर्शन एंड रीजन पढ़ो। Assertion: agricultural land situated in rural area is not considered a capital asset. क्या बोलते हो? एग्रीकल्चरल लैंड अगर रूरल एरिया में होता है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होता है। हाँ, ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट है, सही है, ट्रू है ये लाइन। फिर Reason: the definition of a capital asset under section 2 subsection 14 is rural agricultural land. ठीक है, जो अभी बोला वही लाइन दे दिया, ये एक्सेप्शन का है और सेक्शन भी बता दिया। तो टैक्स के अंदर में अगर तुम सेक्शन के साथ कोई चीज डिफाइन कर दिए कि हाँ ये इस सेक्शन में लिखा है कि ये चीज होगा, या इस सेक्शन में लिखा है कि ये चीज नहीं होगा, वही आपका रीजन हो गया। बात समझे? तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट लाइन है और रीजन भी सही एक्सप्लेनेशन है। टैक्स के अंदर में तुम सेक्शन बोल के अगर बता दिए ना कि इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि ये बात सही है, बस हो गया एक्सप्लेनेशन। बात समझे? उससे आगे तुमको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। या तुम कोई सेक्शन का रेफरेंस दे दिए कि इस सेक्शन में ये बात मेंशन है कि ऐसा नहीं होता है, बस उसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि रूल मेंशन है, रूल फॉलो करना है। बात समझे? ऑप्शन इसका क्या होगा? ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब पढ़िए 31 नंबर। If winning from lottery is rupees 10,000 and cost of lottery ticket is 200, then winning from lottery taxable under the head income from other sources will be 10,000 होगा, क्योंकि ये हमारा कैजुअल इनकम है और कैजुअल इनकम का रूल बोलता है कि कैजुअल इनकम में से किसी भी तरीके का एग्जेंशन, डिडक्शन या कोई भी खर्च उसका माइनस नहीं किया जाता। तो जितना पाए हो वो एज यूजुअल तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला आएगा। family pension is taxable under which of the following head of income? हाँ, फैमिली पेंशन किस में जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। Which of the following income is not taxable under the head income from other sources? पेंशन रिसीव्ड बाय द रिटायर्ड एम्प्लॉय। अगर वो एम्प्लॉय रिटायर हुआ और उसको पेंशन मिल रहा है तो वो उसका इनकम फ्रॉम सैलरी में ही जाएगा। हाँ, उसके डेथ होने के बाद उसके वाइफ को मिल रहा है तब वो हो जाएगा फैमिली पेंशन और तब चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। Sandhya Rani Sarkar received rupees 1,44,000 as family pension during previous year 2024-25. Taxable income under the head income from other sources will be. ठीक है, अभी यहाँ पे फैमिली पेंशन आ गया ना ये, और फैमिली पेंशन का रूल है कि कितने का छूट मिलता है? 1/3 ऑफ पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लोअर। तो 1,44,000 का 1/3 निकालोगे तो वो तो 15,000 से ज्यादा ही आएगा। दिमाग क्या बोल रहा है? 15,000 से ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब उसको वो ज्यादा वाला तो मिलेगा नहीं, 15,000 का ही मिलेगा। तो 1,44,000 रिसीव किया है और 15,000 जो एज पर रूल है उसका मिल जाएगा इसको छूट। तो इसका टैक्सेबल पार्ट कितना होगा? 1,29,000 है ना, ऑप्शन डी। 35 क्या बोल रहा है? SSC received cash gift of rupees 75,000 from his mother in previous year. How much is taxability of such gift? मैं उस दिन आपको गिफ्ट वाला इनकम का पूरा दिखाया था, पार्ट देखे थे कि फैमिली मेंबर से कोई भी मिलेगा रिलेटिव से तो वो गिफ्ट इनकम क्या होगा? टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है? नॉन टैक्सेबल दिया है ना ऑप्शन 35 का, ऑप्शन डी
डी में टिक करोगे, नॉन टैक्सेबल होगा। 36 बोल रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ट्रू है ये लाइन। फिर है नो डिडक्शन आर अलाउड अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड बेटिंग वाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। अभी ये डिस्कस किए ऊपर लॉटरी इनकम वाले में कि कैजुअल इनकम से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। ट्रू है। नेक्स्ट पेज में आओगे 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम ए नॉन रिलेटिव एक्सीडिंग ₹50,000 इज टैक्सेबल। नॉन रिलेटिव से अगर गिफ्ट रिसीव करते हैं 50,000 के ऊपर है, टैक्सेबल होगा। मैच द कॉलम। कॉलम ए का फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज। हाँ, ये तो हम लोगों का इसका है ना, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ही आइटम है। सेक्शन 56 में ही सब डिस्कस है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बातें। तो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज रोमन 1 सब क्लॉज डी। विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स आर फुल्ली टैक्सेबल। टीडीएस ऑन लॉटरी इनकम कितना परसेंट डिडक्ट होता है? 30%। फ्लैट रेट है इसका, मतलब 3 का ए। और इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसिंग इज टैक्सेबल अंडर ₹10,000 थ्रेशोल्ड। क्योंकि ये जो इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस है ना, इन सब का नियम है कि 10,000 तक ये टैक्सेबल नहीं होगा। 10,000 से ऊपर जब होगा तब ये टैक्सेबल पार्ट में कंसिडर होता है। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है? 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी। ऑप्शन डी में है। ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन। आपका बोल रहा है एग्रीकल्चरल इनकम इज इंक्लूडेड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एग्रीकल्चरल इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं आता है, समझे? अगर जानते हो ऐसा लाइन लिखा होता कि किसी दूसरे देश से लैंड से कमा रहे हैं हम लोग पैसा, माने दूसरे देश में लैंड है, वहां पर एग्रीकल्चर हुआ है और वहां से पैसा कमा रहे हैं, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाता। लेकिन अगर डायरेक्ट बोला है कि एग्रीकल्चरल इनकम है, मतलब इंडिया का है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं आएगा। ये लाइन फॉल्स है। और दूसरा बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ये लाइन भी मैंने डिस्कस किया था एक बार कि बोला जाता है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट नहीं होता। किसी भी आदमी का मान लो 20 लाख कमाया है नॉन एग्रीकल्चर से और 5 लाख कमाया है एग्रीकल्चर इनकम से, तो कैलकुलेशन दोनों को लेकर ही होगा। बात समझे? ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल दिया जाएगा कि नहीं ये 5 लाख हटा दो एग्रीकल्चर वाला और सिर्फ 20 लाख पे कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन दोनों को मिलाकर ही किया जाता है। बात समझे? उसकी कोई कुछ क्राइटेरिया है जिससे उसमें कुछ बेनिफिट मिल जाता है, छूट के क्राइटेरिया में वो आ जाता है। बात समझ रहे हो? इसलिए अगर ये बोला जाएगा कि एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल अंडर द एक्ट, तो बोलेंगे कि हाँ ये बात सही है। तो इसका ऑप्शन होगा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी। एक्चुअल में ये पेपर जो है ये लग रहा था कुछ लोगों को कि सॉल्व नहीं किए थे, तो इसलिए एक बार मैंने रिकैप कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन जाने पहचाने थे, आप लोगों का आंसर भी आया है सही तरीके से। अब एग्जाम का समय आ गया है तो पढ़ाई कीजिए, बाकी भी पेपर है अच्छे तरीके से, समझे?